हम आज दोस्तों यहाँ पर हम आज पेपर सॉल्व करने वाले हैं हाई कोर्ट की जो भी वैकेंसी आ रखी है। ठीक है, तो हाई कोर्ट में दो पेपर होते हैं जिसमें आप देख सकते हैं एक ग्रुप सी का होता है जिसमें स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट रहेगा। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी अच्छी खासी आई है और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी अच्छी खासी आती है। ठीक है, एक यहाँ पे पेपर था ग्रुप डी का, तो ग्रुप डी का पेपर हम बाद में करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ग्रुप सी का पेपर कर लेते हैं प्रीवियस ईयर का। ठीक है, जो 11 दिसंबर 2022 को आयोजित कराया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर चलिए देख लेते हैं ये पेपर यहाँ पर आयोजित कराया गया था, तो इसकी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी में हम देख लेते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कर देखेंगे, तो इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि प्राथमिक गतिविधियों की पहचान करना है। पेपर बहुत ही आसान आता है, इसकी टेंशन मत लीजिएगा। पिछली बार भी आसान आया था, इस बार भी आसान आएगा। बस थोड़ा सा क्या है, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो अच्छे इसमें पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया प्राथमिक गतिविधियों की पहचान करना है, तो देखिए प्राथमिक में कौन सा आ जाएगा, एक तो कृषि आएगी, सबसे लोग जानते हैं। फिर यहाँ पे मत्स्य पालन भी आता है और बुनाई भी आता है, और खनन और बैंकिंग जो है ये क्या है, ये आपके प्राथमिक गतिविधियों में नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, सी और ए बी। ठीक है, क्या होगा, ए सही है और बी है और सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, इसमें पूछा गया साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें यहाँ पर आपको मिलान करना है कि कौन सी ऊर्जा किस तरीके से हो रही है। तो मोमबत्ती में क्या है, मोमबत्ती में दोस्तों रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। ठीक है, बल्ब जो है वो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में आता है। फिर सितार क्या है, सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, और लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो ये आप इस तरीके से मैच कर लेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में यहाँ पे देखिए, आप इंग्लिश वाले इस साइड पढ़ सकते हैं। तो इसमें पूछा गया था मुख्यालय। ठीक है, नाटो का मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय, इंटरपोल और यहाँ पे ओपेक का। तो यहाँ पे देखिए, अगर सार्क का मुख्यालय भी आपको याद है तो देखिए काठमांडू होता है, सभी लोग जानते होंगे लगभग लोग। तो यहाँ पे आप इससे मैच कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो नाटो का ब्रुसेल्स में है, इंटरपोल का आप जानते हैं लियोन्स में है, ओपेक का वियना में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था एप्स से आशय क्या है। ठीक है, जो AEPS है इसका मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म पूछा गया था। तो ये होगा एशियन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी। दो फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे गए थे एक ही पेपर में, तो आप देख सकते हैं क्या एशियन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसी में डाल दिया है आपका रीजनिंग का। ठीक है, अब इसी में रीजनिंग का डाल दिया, तो इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो बहुत ही आसान था। देखिए 4 गुणे 1 करेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 गुणे 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 8 गुणे 3 यानी कि एक एक संख्या बढ़ रही है, गुणा हो रहा है। फिर 24 गुणे 4 करेंगे तो 96 आ जाए, 96 गुणे 5 करेंगे तो 480 है, 480 गुणे 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क की जगह 2880। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया कि 2010 की जनगणना के अनुसार किस राज्य संघ क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा था। ठीक है, अब राज्य संघ पूछा गया है, तो इसमें राज्य संघ क्या है, दिल्ली जो है ना, यहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। ठीक है, दिल्ली का 2011 की जनगणना से पूछा गया। जनगणना से भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं, इस बार भी आपको जनगणना अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब 2011 की एक रिपोर्ट है, इसमें पूछा गया कि जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है, मानव विकास सूचकांक, इसका क्या है, इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है। तो दोस्तों वो है यहाँ पे केरल। केरल का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंडिकेटर रहा है इस मामले में HDI के। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। अब हाईकोर्ट का एग्जाम देने जाने कुछ तो इस तरीके के प्रश्न आपको मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कार्य आपराधिक विधि का उल्लंघन करते हैं। अब आपराधिक मामले किस तरीके से होंगे, देखिए चोरी करेंगे तो आप आपराधिक मामले में जाएंगे, हत्या करेंगे तब भी जाएंगे, और उत्पीड़न में करेंगे तब भी आपराधिक मामले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 जो पॉइंट दे रखे हैं, किराए संबंधी मामले और तलाक के मामले, ये अलग है। ठीक है, ये आपके आपराधिक विधि के मामले के नहीं आएंगे। तो A, D और E आपका जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर सही होगा। देखिए जिन्होंने ये पेपर किया है उन्होंने बहुत अच्छा पेपर किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में यहाँ जो पूछा गया है एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का आप लोग अच्छे से कर लेंगे। चलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, आपको GS का GS करा दे रहा हूँ। बहुत ही आसान है, डिक्शनरी को इस तरीके से कोट किया गया, तो ऑर्डर ही को कैसे लिखा जाएगा। अब 11 का भी देख लीजिए। 11 में क्या है, सिंपल सी बात है, 10 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। ठीक है, 13 का ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 169। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 एकदम सही होगा।
अब एक फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, तो इसमें 2 पूछे गए थे। अब देखिए 12 जो है ना प्यूरा का आशय है, ठीक है। प्यूरा का आशय जो होता है वो होता है पावरिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, पावरिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए पूछा गया जनधन योजना। अब प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं उससे भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 25 नंबर में। तो प्रधानमंत्री की जनधन योजना जो है उसमें क्या है 2014 में स्टार्ट हुई थी, ये यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। जितनी भी योजनाएं आप उसको अच्छे से देख लेंगे तो आपका पेपर समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन एक यहाँ पे फिर से देखिए पूछा गया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अब देखिए अन्न जिसमें मुफ्त राशन दिया जाता है, ये कोविड के बाद शुरू हुई थी, यानी कि ये 2020 की योजना थी, ठीक है। 2020 की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। चलिए एक बार मैं बता दूं कि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब करता हूं यूपी गवर्नमेंट में, और पिछली बार जो पेपर हुआ था सेम टू सेम इसमें मैंने क्लियर किया हुआ था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि कुछ भी नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 15 में कि उत्तरी भारत में शीतकाल में बरसात होने का मुख्य कारण क्या है। अब देखिए जो ठंडी में बरसात हो जाती है, ठीक है, शीत समय में बरसात हो जाती है, तो वो किस कारण होती है, वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ठीक है। जहाँ पे जो मानसून होता है नॉर्मल वो तो चला जाता है सितंबर अक्टूबर में, लेकिन जब जनवरी फरवरी की बात होती है उस समय बरसात हो जाती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण इसमें बारिश होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, मानसून पूर्व की जिन बौछारों से आम जल्दी पक जाते हैं उन्हें आम्र बौछार कहा जाता है। तो यह किस में होती, इन्होंने यहाँ पे गलत लगाया है। ये होगा दोस्तों केरल और कर्नाटक में आम्र वर्षा कहा जाता है, या फिर आम्र बौछार इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें जो अभी आप लोग जानते हैं जो SDG है, ठीक है, साधारणी विकास लक्ष्य, इसमें टोटल संख्या कितनी है, टोटल 17 है। 17 लक्ष्य यहाँ पे टोटल इसके हिसाब से रखे गए हैं। तो उन 17 के 17 भी अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, उसमें से कितने कितने हैं, ठीक है, ये भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 है। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ यहाँ पर उपग्रह दिए गए थे जिसमें पूछा गया था कि सही उत्तर का चयन करना है, कौन कौन से इसमें भारतीय उपग्रह हैं। तो भारतीय कौन, देखिए इनसेट जो है ये भारतीय होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे देख लेंगे कौन सा है। फिर कल्पना ये भी भारतीय है। फिर IRS जो है इसका क्या है, ये भी भारतीय है, लेकिन स्पुतनिक जो है ये रसिया का है, ठीक है। अब यहाँ पे EduSat जो है ये भी आपका इंडियन का है। तो क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर ये आपका ऑप्शन हो गया, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, इसीलिए यहाँ पे आयोग ने इसको आंसर को गलत माना था, ठीक है। चलिए फुल मार्क्स इसमें दिए गए थे। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहा गया कि मुगल शैली की लघु चित्रकारी स्वदेशी थीमों और शैलियों का डैश की थीमों और शैलियों का मिश्रण है, ठीक है। जो मुगल शैली के समय चित्रकारी फेमस थी, जो बनाई जाती थी, वह किस किस शैली की मिश्रण है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये पर्शियन और उत्तरी यूरोपी, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, ये आज का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसकी मिक्सचर थी यहाँ पर अपनी मुगल शैली। फिर यहाँ पर कहा गया है कि पृथ्वी की सतह पर ठंडी वायु के एक परत के ऊपर उष्ण वायु की एक परत हो सकती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए कुछ क्वेश्चन तो आते ही अच्छे हैं। तो इस प्रक्रिया को जो कहा जाता है तापीय रूपांतरण कहा जाता है, या फिर थर्मल कन्वर्जन कहा जाता है, ठीक है। ये प्रक्रिया होती है, और जिसमें इसका उल्टा होता है उसको यहाँ पर हम थर्मल इन्वर्जन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगले में कहा गया है कि उसके प्राकृतिक निवास स्थान से बाहर प्रजातियों का परिरक्षण डैश में क्या कहलाता है। देखिए जो जानवर जहाँ पे रह रहा है उससे उठाकर कहीं और संरक्षित कर दिया जाए तो उसको XC2 यानी कि बहिर्स्थानिक संरक्षण कहा जाता है। और जो जानवर जहाँ उसका जन्म स्थान है, यानी जो जहाँ पे रहते ही हैं वहीं पे कर दिया जाता है, तो उसको इन सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, इसमें मिलान करना, ये भी बहुत आसान था। अब तापीय ऊर्जा से क्या है, ऊष्मा निकलती है, ठीक है। रेडिएंट ऊर्जा क्या है, ये रेडियो तरंगे और एक्सरे हैं। भूपर्पटी में क्या होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, मिट्टी और चट्टानें होती हैं। जलमंडल में क्या होता है, भूजल और सतह जल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी हो गया, ये भी आसान से पूछा गया था। अब 23 में देखिए, 23 में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया
कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें विद्रोही कौन कौन से थे। ठीक है, तो नाना साहब थे, आप सभी लोग जानते हैं, कानपुर से। फिर तात्या टोपे भी थे, फिर रानी लक्ष्मीबाई भी थी, और यहाँ पे ज्योतिबा राव फूले और बिरसा मुंडा, ये लोग क्या हैं, ये 1857 के विद्रोह के नेता नहीं थे लेकिन क्रांतिकारी ही, लेकिन क्या थे, ये 1857 में शामिल नहीं थे। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, डी और ई जहाँ पे होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो इन्होंने भी इनके यहाँ पे सही लगा है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाया गया इनमें से प्राचीनतम मंदिर कौन सा है। ठीक है, प्राचीनतम मंदिर क्या है, देखिए प्राचीनतम मंदिर में एक ऑप्शन आता है जिसमें बिहार का एक मंदिर है, शायद बुड्डेश्वरी मंदिर के नाम से है, तो वो सबसे पुराना है। लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से लिंगराज मंदिर जो है यहाँ पर सबसे पुराना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं का जो सही संयोजन है वो क्या बैठता है। तो देखिए सही संयोजन जो है ना, वो बिल्कुल क्रम वाइज, जैसे जैसे कब वहाँ पे कौन कौन सी भाषा शामिल करी गई थी टाइम के हिसाब से या फिर सन के हिसाब से, उस तरीके से। तो यहाँ फ्रेंच, अंग्रेजी और जर्मन बैठ रही थी। सबसे पहले इसमें चीनी भाषा का नाम आता है, लेकिन वो इस ऑप्शन में है नहीं, तो चीनी, फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन और स्पेनिश, इस तरीके से यहाँ पे आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जीएस के 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हिंदी के भी क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अभी हिंदी में भी आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो चलिए यहाँ पर दोनों साइड है, तो थोड़ा सा आप जूम कर सकते हैं वीडियो की क्वालिटी को। अब यहाँ पर 26 में कहा गया है क्या, चलिए मैं वो दोबारा मैं दिखा दूंगा, इधर से थोड़ा सा जूमिंग कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर है कि सुमेलित है। अब आप क्या होता है, निजवाचक होता है या निश्चयवाचक होता है, कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक होता है, और जो है संबंधवाचक है। तो इस तरीके से मैच हो जाएगा बिल्कुल। हिंदी भी बहुत आसान पूछी गई थी। अब यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा जो है इसमें नहीं पूछी गई है। ठीक है, क्या है जो पूछा गया है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो देखिए मनुष्य क्या है, सारे मनुष्यों का बोध कराता है, तो ये जातिवाचक है। फिर गाय क्या है, ये भी यहाँ पर पूरी जात का बोध कराती है। फिर नदी जो है ये भी आपको यहाँ पे जात का वो कराती है। गंगा इसका जो है वो आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये व्यक्तिवाचक भी हो सकता है, मान लीजिए किसी का नाम ही हो। ठीक है, चलिए अब अगले में पूछा गया कौन सा शब्द जो है यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, अब शुद्ध क्या है, राष्ट्रीय जब हम लिखते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से लिखते हैं जैसा यहाँ पे इन्होंने टिक किया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कहा गया कि प्राणों का अंत करने। देखिए एक बात बता दूं कि अगर आपको तैयारी करनी है एग्जाम के लिए, होली तक आपको नौकरी पानी है, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं आपको पूरी तैयारी करा दूंगा। प्राणों का अंत करने वाले को कहा जाता है यहाँ पे प्राणांतक। क्या कहा जाता है उसको, प्राणांतक कहा जाता है। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। हिंदी में क्या है, सब कुछ पूछा जाता है, आपको इसमें बिल्कुल डिफाइन नहीं है कि यही यही पूछा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए विलोम शब्द दिए हैं, उसमें पूछा गया कौन सा गलत है इसमें। ठीक है, जटिल का सरल होता है, ये सही दिया है। दृष्ट का विनीत होता है, अनुराग का विराग होता है, लेकिन देय का जो है ये प्रदेय नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया यहाँ पर। दे क्या क्या हो जाए, मान लीजिए किसी चीज़ को देना तो वो अर्पण हो सकता है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 में अगर देखें तो क्या कहते हैं, निपात पूछा गया क्या है। तो निपात वो होते हैं जैसे किसी शब्द में लग जाता है भी। ठीक है, इसे भी यानी फिर राजा भी, तो भी जो है निपात होता है। तो शब्द में विशेष प्रकार का बल लगाने वाले अव्यय जो हैं उनको निपात कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले में कहा गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, कौन सा है शुद्ध वाक्य, ये देख लेते हैं। तो मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। ठीक है, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, बिल्कुल सही लग रहा है। ऐसे नहीं, अगला भी पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे, तो ये तीनों के तीनों गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 33 में कहा गया कि ऋजु का विलोम क्या है। देखिए ऋजु का विलोम वक्र होता है, आप लोग सब जानते होंगे, और वक्र का मतलब क्या होता है, कुटिल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, आकांक्षा किस शब्द का पर्यायवाची। आकांक्षा जो है वो मनोरथ का पर्यायवाची है। ठीक है, क्या है, आकांक्षा जो है वो मनोरथ का पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, दुरात्मा में कौन सा समास होगा। ठीक है,
दुरात्मा मतलब क्या होगा इसका संधि विच्छेद, दुआत्मा मतलब दु मतलब क्या होता है, बुरी चीज कोई होती है, तो जो है बुरी आत्मा है, तो इसका मतलब किसी तीसरे का बोध हो रहा है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास होगा दुरात्मा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में क्या है दोस्तों, एक पैसेज दे रखा है, तो पैसेज तो आप सब लोग कर ही लेते हैं 36 से 41 के बीच में, तो पैसेज तो मैं आपको नहीं कराऊंगा, 41 के बाद चलिए दिखा देते हैं क्या है। अब 42 जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण आपको बताना है। क्या बताना है, परिमाणवाचक विशेषण जो है मन अनाज, मन होता है ना कि एक मन में तो लगभग 40 किलो या फिर कहीं कहीं अलग हो सकता है, तो क्या है ये परिमाण है ना, मापा जा सकता है, तो दूसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में देख ले 43 में कहते हैं कि गुणवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, यानी कि जिसका गुण नहीं है, नहीं बता, जैसे उचित वस्तु या फिर उचित व्यक्ति, तो वो गुण है ना उसका। फिर यहाँ पे देखिए रंगीला, ठीक है, रंगीला जो है वो हो गया, फिर प्रशस्त हो गया, फिर हजार हो गया, तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो यहाँ पे क्या होगा, वो होगा आपका प्रशस्त। ठीक है, प्रशस्त जो है ये आपका गुण नहीं बताता है, ठीक है, बाकी हजार, उचित और रंगीला ये सब आपको गुण दर्शाते हैं। फिर इसमें देखेंगे क्या है, इसमें सही सुमेलित करना है कि उसके जो उपसर्ग हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए दुर्गुण में दु होता है, दुष्कर्म में दुस हो जाएगा। फिर यहाँ पे चलिए इनके हिसाब से नहीं करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो दुस्साहस यानी कि एक का 3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, देखिए दुष्कर्म का तो यहाँ पे डी से 2 मिल जाएगा, फिर सी का 1 से मिल जाएगा और दुख का यहाँ पे 4 से मिल जाएगा। तो ये जो हमने मिलाया है ये सही है। ठीक है, इनकी वजह थोड़ा कन्फ्यूज हो गए, तो आपका देख लेंगे इस तरीके से उपसर्ग इसमें लगेगा। अब निर्वासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, निर्वासन में क्या, निहि प्लस वासन। ठीक है, आप सब देखेंगे निर्वासन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी गलत होगा, यहाँ पे नी नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, निर प्लस वासन होगा। ठीक है, निर प्लस वासन। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। निराशा शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, निराशा में आप जाने नी प्लस राशा यानी कि ये कौन सी बन रही है, ये आप देखेंगे कि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्या होगा, नी प्लस राशा जो है ये क्या होगा आपका व्यंजन संधि होगी। ठीक है, कई सारे लोग इसमें कहेंगे विसर्ग संधि होगी, लेकिन यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में मुहावरे को मिलाना है, तो रंग जमाना क्या होगा, मुंह फुलाना है, रूह कांपाना है, मैदान मारना है। मैदान मारने का मतलब होता है सिंपल सा विजय प्राप्त करना। ठीक है, और रूह कांपना का मतलब होता है बहुत डर जाना। रंग जमाने का मतलब होता है धाक जमाना। मुंह फुलाने का मतलब होता है अप्रसन्न होना। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैच करेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पदबंधों का मिलान करना है। अब पदबंध में क्या है, देखिए संज्ञा जो है वो आप किस तरीके से मिलाएंगे, और यहाँ पे क्रिया पदबंध है वो किस तरीके से वहाँ पर मिलाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने संज्ञा पहले यहाँ पे अगर पढ़ते, आप वहाँ जाकर बैठ जाइए। ठीक है, आप वहाँ जाकर बैठ जाइए, ये कौन सा पद होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्रिया करने कह रहा है तो ये डी से मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। मुझे मुंबई वाली ट्रेन में जाना है, मैंने एक नई कार खरीदी है। ठीक है, बहुत बोलने वाले आज तुम चुप क्यों हो। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, क्या होगा विशेषण हो जाएगा, क्योंकि बहुत बोला जा रहा है यानी कि विशेषता बता रहा है बोलने की। ठीक है, ये हो जाएगा। अब सर्वनाम में हो जाएगा मैंने एक नई कार खरीदी, संज्ञा में हो जाएगा ये आपका मुझे मुंबई वाली ट्रेन में जाना है, ये संज्ञा पद बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 49 में देखिए, शब्द का वर्ग किस आधार पर तय किया जाता है। ठीक है, तो यह होता है उसके स्वरूप के आधार पर। ठीक है, शब्द का वर्ग जो है वो किस आधार पर होता है, जैसे कोई भी शब्द है तो वो स्वरूप उसका कैसा है, किस तरीके से मिलके बना हुआ है, कौन कौन से उसमें वर्ड हैं, या तो यह होगा आपका स्वरूप के आधार पर। अगला देखें यहाँ पर, बैन शून्य जबते मधुर तबते सुनत न बैन। ठीक है, अब यहाँ पर बैन ये आपका एक अलंकार है, इसमें क्या होगा दोस्तों, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इसके बाद क्या है इस पेपर में, इसके बाद इस पेपर में होगा यहाँ पर देखिए
मैथ्स आई थी 25 नंबर की, ठीक है, ये मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में इंग्लिश आई थी 25 नंबर की, ठीक है, क्या हो गई, इंग्लिश आई थी 25 नंबर की। पेपर इतना कठिन नहीं था, इंग्लिश भी यहाँ पे बहुत ही आसान थी। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तैयारी आपकी जारी रहेगी।